Hello and welcome dear students to my channel मैम की पढ़ाई. Students, today we are going to continue first chapter of civics, power sharing. Students, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि बेल्जियम में किस तरह का एथिकल सिस्टम है, वहाँ पर कम्युनिटीज़ किस तरह से हैं. तो आज हम लोग श्रीलंका का पढ़ेंगे. सोशल कंपोजिशन ऑफ श्रीलंकन सोसाइटी. मेन फीचर्स. It is an island located at few kilometers away from southern coast of Tamil Nadu and having population of around 2 crores, almost same as हरियाणा. जितना बड़ा हमारा हरियाणा और वहाँ की पॉपुलेशन है लगभग उसी के बराबर ये एक आइलैंड है हमारा श्रीलंका, जो कि साउदर्न कोस्ट पर है तमिलनाडु के. और ये एक छोटा सा आइलैंड है जो कि कुछ ही किलोमीटर्स की दूरी पर तमिलनाडु से है. Like other South Asian countries, it has a diverse population. जैसे और साउथ एशियन कंट्रीज़ होती हैं तो यहाँ पर भी एक डाइवर्सिटी है पॉपुलेशन में. जैसे हमारे यहाँ डाइवर्सिटी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन सब हैं, तो वैसे यहाँ है. द मेजर सोशल ग्रुप्स आर सिन्हालीज 74%. यहाँ पर जो मेन है ग्रुप वो कौन है? वो है सिन्हालीज. इनका जो रेशियो है वो 74% है इस डाइवर्सिटी में. तमिल जो है वो 18% है. और इन तमिल में भी दो तरह का ग्रुप है. एक है जो इंडियन तमिल्स का है वो 13% है, और जो श्रीलंकन तमिल्स हैं वो यहाँ पर 5% है. क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है वो यहाँ पर केवल 5% है. तो इस तरह से ये इस पूरे श्रीलंका की डाइवर्सिटी का एक कंपोजिशन है. श्रीलंकन तमिल्स आर कंसंट्रेटेड इन द नर्दर्न एंड ईस्टर्न रीजन. और ये लोग जो मेन हैं श्रीलंका के जो तमिल हैं वो नर्दर्न और ईस्टर्न एरिया में हैं. Sinhalese follow the Buddhist religion, whereas Tamils follow either the Hindu religion or Islam. जो सिन्हालीज हैं वो टोटली बुद्धिस्ट हैं, बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं. लेकिन जो तमिल्स हैं, जो कि मैंने दो बताया कि एक तो श्रीलंकन तमिल हैं और एक इंडियन तमिल हैं, तो उनमें से कुछ या तो हिंदू हैं और या तो इस्लाम के हैं. There are about 7% Christian who are both the Tamils and Sinhalese. और 7% जो क्रिश्चियन हैं वो तमिल्स भी हैं और सिन्हालीज भी बोलते हैं. Sinhala community constituted a bigger majority and thus wanted to impose its will on the entire country. अब ये आप समझ सकते हैं कि जो भी मेजॉरिटी में रहेगा वही ही अपनी मनमानी करना चाहेगा. तो वहाँ पर यही हाल है. सिन्हाला यहाँ पर 74% मेजॉरिटी में है, तो इसलिए यही लोग इम्पोज करते हैं कि अपना ही विल या अपने ही इच्छा को जो बाकी जो लोग हैं उन पर ला दें. The people of Sri Lanka are divided into ethnic groups whose conflicts have dominated public life since the 19th century. 19th century से यहाँ पर ये जो ग्रुप्स हैं इनमें आपस में conflict means लड़ाई झगड़ा चल रहा है. The two main characteristics that mark a person's ethnic heritage are language and religion, which intersect to create four major ethnic groups. इन लोगों का जो मेन जो लड़ाई झगड़ा है इसमें जो मेन चीज़ जो निकल के आई उससे चार तरह के मेजर एथनिक ग्रुप सामने आए. एक तो सिन्हालीज जो बोलते थे वो, दूसरे तमिल्स, तीसरे मुस्लिम और चौथे बर्गर्स. तो एथनिक डिवीजन आर नॉट बेस्ड ऑन रेस और फिजिकल अपीयरेंस. और जो ये एथनिक ग्रुप्स जो थे वो ना तो रेस मतलब रंग रूप पर नहीं वो लोग डिवाइडेड थे और ना ही फिजिकल अपीयरेंस पर. सम श्रीलंकन्स क्लेम टू डिटरमाइन द एथनिसिटी ऑफ ए पर्सन बाय हिज फेशियल कैरेक्टरिस्टिक्स और रिलीजियस सिस्टम इन श्रीलंका. और कुछ जो श्रीलंकन थे उन्होंने फेशियल कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब फेस के अकॉर्डिंग उन्होंने कुछ ऐसे अपने ग्रुप को बना रखा था, जो कि उसका उन्होंने क्या कर रखा था कि इन श्रीलंका दैट ऑफिशियली प्रमोट्स द सोशल सेग्रीगेशन ऑफ देयर एडरेंट्स. और इसीलिए उन्होंने इस एक से चेहरे वालों का एक ग्रुप बना लिया था, और जिसकी वजह से उनके जो फॉलोवर्स थे वो भी सेपरेट हो गए थे. सेग्रेशन मतलब होता है सेपरेशन, और जो एडरेंट्स होते हैं वो होते हैं फॉलोवर्स. तो एक से दिखने वाले उन्होंने क्या किया था कि एक से दिखने वाले लोगों का एक ग्रुप बना लिया, जिससे कि उनके फॉलोवर्स भी अब फिर सेपरेट हो गए, अलग अलग हो गए या डिवाइडेशन में हो गया. बट हिस्टोरिकल सर्कमस्टांसेस हैव फेवर्ड वन और मोर ऑफ द ग्रुप्स एट डिफरेंट टाइम्स
लीडिंग टू हॉस्टिलिटी एंड कंपटीशन फॉर पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक पावर। लेकिन फिर आगे धीरे धीरे करके ये होता गया कि उनमें जो ये हॉस्टिलिटी थी, ये मतलब शत्रुता, एक दूसरे के जो शत्रु बने हुए थे वो, और जो कंपटीशन था वो बढ़ता ही चला गया, पॉलिटिकल रूप में भी और इकोनॉमिक पावर के रूप में भी। कॉन्सिक्वेंसेस, अब जो मेजॉरिटी में थे सिन्हालास कम्युनिटी, वो चाहते थे डोमिनेंस करना किसके ऊपर, उन तमिल के ऊपर, क्योंकि वो लोग ज़्यादा थे। तो इसलिए उन्होंने कुछ ऐसी पॉलिसीज़ और ऐसी स्ट्रेटजीज़ बनाई अपनी इलेक्टेड गवर्नमेंट के बाद, जो कि कहलाया मेजॉरिटेरियनिज्म। तो इसमें जब वो मेजॉरिटी में आ गए थे तो उन्होंने जो ये काम किया, अपनी जो स्ट्रेटजी बनाई, वही ये कहलाया। फर्स्ट, उन्होंने एक ऐसा एक्ट पास किया 1956 में, जिसमें उन्होंने सिर्फ ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में श्रीलंकन सिंहाला को ही केवल उन्होंने माना, और बाकी जितनी भी लैंग्वेज थी, स्पेशली जो तमिल थी, उसको उन्होंने इग्नोर कर दिया। फिर द गवर्नमेंट प्रीफर्ड सिन्हालास ओवर तमिलियंस इन गवर्नमेंट एंड इंडस्ट्री एम्प्लॉयमेंट, और उन्होंने प्रीफर्ड किया सबसे ज़्यादा जो सिन्हालीज थे उन लोगों को किसी भी तरह के गवर्नमेंट जॉब और एम्प्लॉयमेंट में, किसी भी इंडस्ट्री के। न्यू कॉन्स्टिट्यूशन गेव स्टेट द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रोटेक्टिंग एंड फोस्टरिंग बुद्धिज्म, और चूंकि सिन्हालीज क्या थे, बुद्धिस्ट थे, तो उन्होंने बुद्धिज्म को ही प्रमोट किया। फोस्टरिंग का मतलब होता है प्रमोट करना। Such government policies led to feeling of alienation among श्रीलंकन तमिल्स, और ये जो फीलिंग थी ये इस पॉलिसी की, इससे श्रीलंका के जो तमिल्स थे उनको एक अलगाव चीज की जैसे सेपरेशन जैसा फील होने लगा। श्रीलंकन तमिल्स फेल्ट दैट नन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज लेड बाय बुद्धिस्ट सिन्हाला लीडर्स वर सेंसिटिव टू तमिलियन लैंग्वेज एंड कल्चर, और उनको ये फील होने लगा कि कोई भी सिन्हाला लीडर्स, जो बुद्धिस्ट जो लीडर हैं, वो लोग उनकी तमिल लैंग्वेज या कल्चर के लिए सेंसिटिव या कोई भी फीलिंग नहीं रखते हैं। श्रीलंकन तमिल्स फेल्ट दैट कॉन्स्टिट्यूशन डिनाइड इक्वल राइट्स टू तमिलियंस, और श्रीलंकन के तमिलों को लगने लगा कि जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन है वो तमिलों के प्रति किसी भी प्रकार के समान राइट्स को नहीं मानेगा। द रिलेशनशिप बिटवीन द टू कम्युनिटीज वेंट डाउन फ्रॉम बैड टू वर्स, और जो इन दोनों कम्युनिटीज के बीच में जो रिलेशन था वो बैड, खराब से बदतर हो गया। श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च स्ट्रगल फॉर, तो श्रीलंका के तमिल ने लॉन्च किया अपनी स्ट्रगल, अपने स्ट्रगल को, संघर्ष को शुरू किया। फर्स्ट उन्होंने जो डिमांड रखी, रिकॉग्निशन ऑफ तमिल एज द ऑफिशियल लैंग्वेज, कि उनकी जो लैंग्वेज है तमिल उसको ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए। रीजनल ऑटोनॉमी मतलब सेल्फ गवर्नमेंट उनको मिलना चाहिए, और इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, जो कि सिन्हालीज को दिया जा रहा था, वो भी उन्हें मिलना चाहिए। तो जो ये तमिल्स की जो डिमांड थी इसको तुरंत डिनाई कर दिया गया। 1980s में कई सारे ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म किया गया जिसने डिमांड किया तमिल के एलम का मतलब होता है स्टेट के लिए, कि उसकी एक इंडिपेंडेंट स्टेट हो। नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट्स हैं जो श्रीलंका के वहाँ पर, और इसके अलावा जो इन दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में जो डिस्ट्रस्ट था वो बहुत ही ज़्यादा वाइड स्प्रेड हो गया, बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट बन गया, और ये एक सोशल अनरेस्ट बन गया, जिसकी वजह से मेनी पीपल वर फोर्स्ड टू लीव द कंट्री, बहुत सारे लोगों को मजबूरी में देश को छोड़ना पड़ा, और वो सभी रिफ्यूजीज बन गए और उनका लिवलीहुड लॉस्ट हो गया। तो लेसन फ्रॉम बेल्जियम एंड श्रीलंकन मॉडल ऑफ पावर शेयरिंग केसेस, अब हमने दोनों केसेस पढ़े, एक हम लोगों ने बेल्जियम का केस पढ़ा, दूसरा श्रीलंका का। तो जो बेल्जियम का केस पढ़ा उसमें हम लोगों ने देखा कि वहाँ के जो पॉलिटिकल लीडर्स थे हैड अडॉप्टेड अ पॉलिसी ऑफ अकोमोडेशन आफ्टर रियलाइजिंग दैट द यूनिटी ऑफ द कंट्री वाज पॉसिबल ओनली बाय रिस्पेक्टिंग द फीलिंग्स एंड इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज एंड रीजन्स। उनको, उन पॉलिटिकल लीडर्स को, बेल्जियम को ये समझ में आया कि तभी ही अपना देश सुरक्षित और शांत रह सकता है जबकि हम दूसरी जो कम्युनिटी है उनको भी रिस्पेक्ट देंगे, उनकी फीलिंग्स को भी समझेंगे। इसलिए उन्होंने हर चीज़ में एक दूसरे को बराबर से शेयर किया। लेकिन वही इसका जस्ट ऑपोजिट हम लोगों ने देखा श्रीलंका में, जो यहाँ पे सिचुएशन थी वो बैड से वर्स होती चली गई, क्योंकि वहाँ पर जो मेजॉरिटी में सिन्हालीज थे उन्होंने तमिल्स को कुछ भी, किसी भी तरह की फैसिलिटी को देना एक्सेप्ट नहीं किया। Students, I am ending my video here. Read it very carefully. This composition is very important.